हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। ये इसका पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए, डिमांड एंड मार्केट डिमांड, बी, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, एंड सी, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। सबसे पहले हम डिमांड एंड मार्केट डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्केट डिमांड और डिमांड कहते कैसे हैं और इनका मीनिंग क्या है। डिमांड एंड मार्केट डिमांड में हम सबसे पहले डिमांड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब भी हम डिमांड के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहाँ डिमांड का सिंपली मतलब इंडिविजुअल डिमांड से होता है। तो अगर आपको क्वेश्चंस में डिमांड का मीनिंग पूछे या इंडिविजुअल डिमांड का मीनिंग पूछे तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। डिमांड की डेफिनेशन है, डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a consumer wishes to purchase at a given level of price during a specified period of time। इसका मतलब है कि जब एक कंज्यूमर एक कमोडिटी को परचेज करना चाहता है जहां पर आपको प्राइस और टाइम पीरियड दोनों गिवन है, यानी आपकी प्राइस भी डेफिनेट है और आपका जो टाइम पीरियड है वो भी स्पेसिफाइड है, तो वहां उस कमोडिटी की क्वांटिटी को हम डिमांड कहेंगे। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर एक कंज्यूमर किसी क्वांटिटी को परचेज करना चाहता है जहां पर प्राइस और टाइम पीरियड दोनों स्पेसिफाइड हैं, तो उस क्वांटिटी को हम डिमांड कहेंगे। इसको और बेटर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कंज्यूमर एक कमोडिटी को परचेज करना चाहता है जहां पर आपको प्राइस गिवन है 1 2 3 4 एंड उसके अगेंस्ट जो वो क्वांटिटी परचेज करना चाहता है वो भी आपको गिवन है विच इज 4 3 2 1। तो यहां आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है। यानी अगर एक कमोडिटी की प्राइस 1 है तो वो 4 यूनिट्स को परचेज करना चाहता है, एक कमोडिटी की प्राइस 2 है तो वो 3 यूनिट्स को परचेज करना चाहता है, एक कमोडिटी की प्राइस 3 है तो वो 2 यूनिट्स को परचेज करना चाहता है, और एक कमोडिटी की प्राइस अगर 4 है तो वो 1 यूनिट को परचेज करना चाहता है। तो इस जगह आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करना चाहता है। इसी को हम डिमांड कहते हैं। डिमांड का सिंपली मतलब यही है कि जब एक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्राइस पे एक स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी कमोडिटी को परचेज करना चाहता है तो उसकी क्वांटिटी को ही हम डिमांड कहते हैं। इस तरह आपका डिमांड का मीनिंग कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का सिंपली मतलब इंडिविजुअल डिमांड के टोटल से है। इसका मीनिंग है कि मार्केट डिमांड रिफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स और हाउसहोल्ड्स आर विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि जब सभी कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करना चाहते हैं जहां पर आपको प्राइस भी गिवन है और टाइम पीरियड भी गिवन है, तो वहां पर उस कमोडिटी की टोटल क्वांटिटी को हम मार्केट डिमांड कहेंगे। इसको भी और बेटर समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं। डिमांड के अंदर हमने देखा था कि एक कंज्यूमर इन प्राइसेस के अकॉर्डिंग इन क्वांटिटीज को परचेज करना चाहता है। यहां पर आपकी प्राइसेस है 1 2 3 4 और क्वांटिटी है 4 3 2 1। इसी तरह अगर हम एक और कंज्यूमर ऐड कर दें जहां पर आपकी प्राइसेस है कमोडिटी की 1 2 3 4 पर उसकी क्वांटिटी जो है परचेज करने की वो 5 4 3 2 है, तो अगर आपको यहां पर मार्केट डिमांड को कैलकुलेट करना है तो आपको सिंपली इंडिविजुअल डिमांड का टोटल करना पड़ेगा। यानी अगर आप इन दोनों कंज्यूमर की डिमांड का टोटल कर देंगे तो उससे जो आपकी डिमांड आएगी उसी को हम मार्केट डिमांड कहेंगे। जब आप मार्केट डिमांड को कैलकुलेट करते हैं तो आपकी प्राइस जो है कमोडिटी की वो सेम रहती है, यानी प्राइसेस आप 1 2 3 4 ही लिखेंगे, पर क्वांटिटी जो होगी वो इंडिविजुअल डिमांड का टोटल होगा। यानी अगर आप दोनों कंज्यूमर की क्वांटिटी को ऐड कर देंगे तो उससे आपकी जो टोटल क्वांटिटी आएगी उसी को हम मार्केट डिमांड कहेंगे। यहां पर आपकी दोनों कंज्यूमर की क्वांटिटी का टोटल है 9753। तो यहां मार्केट डिमांड का सिंपली मतलब यह है कि जब आप सभी कंज्यूमर की या हाउसहोल्ड्स की किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करने की टोटल क्वांटिटी को ऐड कर देंगे जहां पर आपको प्राइसेस भी गिवन होगी और टाइम पीरियड भी गिवन है, तो उस टोटल क्वांटिटी को ही हम मार्केट डिमांड कहेंगे। इस तरह आपका मार्केट डिमांड का मीनिंग भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिमांड वर्सेस डिजायर। यहां पर हम देखेंगे कि डिमांड और डिजायर दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक डिजायर को हम डिमांड नहीं कह सकते। इसको समझने के लिए आप इस पैराग्राफ को याद रख सकते हैं। तो पैराग्राफ में हम देखते हैं, डिजायर इज जस्ट अ विश फॉर अ कमोडिटी
and a person can desire a commodity even if he does not have the capacity to buy it from the market. Whereas demand is desire backed by purchasing power, that is to say, whatever an individual is willing to buy from the market in a given period of time at a given price. तो यहाँ सिंपली डिमांड और डिजायर का मीनिंग ये हुआ कि डिजायर का सिंपली मतलब एक विश से है कि एक पर्सन किसी भी चीज को खरीदने के लिए विश कर सकता है, चाहे उसके पास उसको खरीदने के पैसे ही क्यों ना हो। तो जब एक पर्सन किसी चीज को खरीदने की विश करता है और उसको खरीदने के लिए उसके पास अगर पैसे नहीं है तो उसे हम डिजायर कहेंगे, डिमांड नहीं कह सकते। किसी भी क्वांटिटी को हम डिमांड तभी कहते हैं जब एक पर्सन अपनी इनकम को स्पेंड करके किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करना चाहे जहां पर आपकी प्राइसेस और टाइम पीरियड दोनों गिवन होगा, तब उसे हम डिमांड कहते हैं। तो डिजायर और डिमांड में आपको सिंपली डिफरेंस इस तरह याद रखना है कि डिजायर एक विश है जिसके अंदर एक पर्सन सिर्फ किसी चीज को खरीदने की विश कर रहा है, उसके पास उसको खरीदने के पैसे नहीं है, तो उसे हम सिंपली डिजायर कहेंगे, डिमांड नहीं कह सकते। पर डिमांड आप किसी भी कमोडिटी को तब कहते हैं जब एक इंडिविजुअल और एक कंज्यूमर उस कमोडिटी को परचेज करना चाहता है अपने पैसों को स्पेंड करके। इसको और बेटर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम मान लेते हैं एक इंडिविजुअल है जो एक कार को परचेज करना चाहता है और उस कार को परचेज करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो यहाँ कार जो आपकी कमोडिटी है उसको आप डिजायर कहेंगे, ना कि डिमांड, क्योंकि डिमांड हम तभी कह सकते हैं जब एक कंज्यूमर के पास उस कमोडिटी को परचेज करने के पैसे हो और वो उन पैसों को स्पेंड करके उस कमोडिटी को परचेज करना चाहे। अगर एक पर्सन किसी कार को परचेज करने के लिए विश करता है तो उसे हम डिजायर कहेंगे, ना कि डिमांड। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि डिमांड और डिजायर दोनों अलग अलग होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। सबसे पहले हम डिमांड शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। डिमांड शेड्यूल का मीनिंग है, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल showing the relation between different quantities of a commodity to be purchased at different prices of the commodity। इसका सिंपली मतलब यह है कि जब एक कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करना चाहता है, अगर आप उस पूरी लिस्ट को एक टेबल में शो कर दें तो उस टेबल को हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। डिमांड शेड्यूल के आपके दो टाइप्स हैं, फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड सेकंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का सिंपली मीनिंग यही है कि जब आप डिफरेंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करना चाहते हैं, अगर आप प्राइसेस एंड क्वांटिटी को एक टेबल में पुट कर दें तो उस टेबल को ही हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहेंगे। टेबल बनाने से पहले हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की मीनिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की मीनिंग है, इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग different quantities of a commodity that one particular consumer in the market is ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time। इसका सिंपली मतलब यही है कि जब एक कंज्यूमर, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करना चाहता है, तो अगर आप उस कमोडिटी की प्राइसेस और उसकी क्वांटिटी को एक टेबल में शो कर देंगे तो उसी को हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। जैसे कि हमने डिमांड में डिस्कस किया था कि एक कंज्यूमर एक कमोडिटी को परचेज करना चाहता है जहां पर कमोडिटी की प्राइसेस 1 2 3 4 है और उसके अगेंस्ट उसकी क्वांटिटी 4 3 2 1 है। तो अगर आप प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को एक टेबल में शो कर दोगे तो उसे ही हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहेंगे। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के अंदर आपका फर्स्ट कॉलम प्राइस का होता है जिसे हम पीएक्स से डिनोट करते हैं। या पीएक्स का मतलब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी है, आपकी प्राइसेस है 1 2 3 4। एंड सेकंड कॉलम आपका क्वांटिटी डिमांड का होता है जिसे हम क्यूएक्स से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, जहां पर आपकी क्वांटिटी है 4 3 2 1। तो ये आप देख सकते हैं कि इस टेबल के अंदर डिफरेंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करना चाहता है, इसी को हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। साथ ही इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में एक नोट है जो आपको याद रखना है, which is there is an inverse relationship between own price of the commodity and its quantity demanded। इसका मतलब है कि जब हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की बात करते हैं जहां उस कमोडिटी की प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाए तो उसे हम इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आप देख सकते हैं कि अगर एक एक्स कमोडिटी है
जिसकी प्राइस 1 2 3 4 है, तो प्राइस बढ़ने से उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है, विच इज 4 3 2 1। तो अगर एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है और उस कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड कम होती है, तो उसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसको ही हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं, जिसके बारे में हम और डिटेल में आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। इस तरह आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कंप्लीट होता है। इस तरह आपका सेकंड टाइप है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल का मीनिंग है, मार्केट डिमांड और मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द बायर्स और कंज्यूमर्स इन द मार्केट आर रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि जब आप सभी कंज्यूमर्स की एक कमोडिटी को परचेज करने की टोटल क्वांटिटी को एक टेबल में शो करते हैं डिफरेंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग, तो उस टेबल को हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहेंगे। अभी हमने मार्केट डिमांड के बारे में डिस्कस किया था। आप यहां देख सकते हैं कि मार्केट डिमांड में आपकी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी 1 2 3 4 है एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी 9753 है। तो अगर आप मार्केट डिमांड को एक टेबल में शो कर देंगे तो उसी को हम मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कह सकते हैं। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में भी आपके दो ही कॉलम बनेंगे। फर्स्ट कॉलम आपका होगा प्राइस का, जिसे हम PX से डिनोट करेंगे, एंड सेकंड कॉलम आपका क्वांटिटी का होगा, जिसे हम क्वांटिटी ऑफ डिमांड कहते हैं और जिसे हम QX से डिनोट करते हैं। आपकी यहाँ क्वांटिटी है 9753। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हम सभी कंज्यूमर्स की टोटल क्वांटिटी को एक टेबल में पुट कर देते हैं, जहां पर सभी कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करना चाहते हैं, तो उस टेबल को हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। यहां पर भी आपका एक नोट है जो आपको याद रखना है। ये नोट सेम वही है जो हमने अभी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में डिस्कस किया था, विच इज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। यानी अगर एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है और उसकी डिमांड कम हो, या एक कमोडिटी की प्राइस कम होती है और उसकी डिमांड बढ़ती है, तो उसे हम इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी डिमांड कहते हैं, जो आपको याद रखना है। इस तरह आपका डिमांड शेड्यूल, जिसके अंदर हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल को डिस्कस किया है, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का मीनिंग है, demand curve is a graphic presentation of demand schedule. It is the locus of all the points showing various quantities of a commodity that a consumer is willing to buy at various level of prices during a given period of time, assuming no change in other factors. इसका मतलब है कि जब आप डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ग्राफ पे पुट करेंगे, तो उस ग्राफ को हम डिमांड कर्व कहते हैं। डिमांड कर्व के अंदर जितने भी आपके पॉइंट्स होते हैं वो यही शो करते हैं कि एक कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करना चाहता है। इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है देयर इज नो चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो यहाँ जो अदर फैक्टर्स की बात हो रही है, इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कौन से अजम्पशन होते हैं जहां पर आपको ये अज्यूम करना होता है कि आपके अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस पॉइंट के बारे में आप आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको यही याद रखना है कि आपके जो अदर फैक्टर्स होते हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो सिंपली डिमांड कर्व का मतलब यही है कि अगर आप डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ पर पुट कर देंगे, तो उससे जो ग्राफ बनेगा उसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। डिमांड कर्व भी आपके दो टाइप का होगा। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड सेकंड इज मार्केट डिमांड कर्व। सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व का मीनिंग है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ कर्व शोइंग different quantities of a commodity that one particular buyer is ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time. तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी डेफिनेशन है इंडिविजुअल डिमांड कर्व की, वो वही है जो हमने अभी डिमांड की भी डिस्कस की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आप ग्राफ को देख करके ये बता कर पा रहे हैं कि यहाँ पर एक कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करना चाहता है। तो जब आप एक ग्राफ को देख करके ये पता कर पाते हैं कि कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज कर सकता है, तो उसी को हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाने के लिए हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का यूज करेंगे। यहाँ पर आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वही रहेगा जो हमने अभी डिस्कस किया था।
आपकी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी होगी 1 2 3 4 एंड आपकी क्वांटिटी डिमांड होगी 4 3 2 1। तो यहां पर हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ग्राफ पर पुट करेंगे और उससे हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाएंगे। कर्व बनाने के लिए हम एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को शो करेंगे, जहां पर आपकी क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 एंड वाई एक्सिस पर आप प्राइस को शो करेंगे, जहां पर आपकी प्राइस है 1 2 3 4 5। नाउ यहां पर आपको सिंपली प्राइसेस को देख करके क्वांटिटी डिमांड को ग्राफ पर मार्क करना है। जब एक कमोडिटी की प्राइस 1 है तो क्वांटिटी 4 है तो आपका मार्क ये आएगा। देन जब आपकी कमोडिटी की प्राइस 2 है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड 3 है तो आप यहां मार्क करेंगे। इसी तरह जब कमोडिटी की प्राइस 3 होती है तो क्वांटिटी 2 है तो आपका मार्क पॉइंट ये आएगा, और जब क्वांटिटी की प्राइस 4 है और क्वांटिटी 1 है तो आपका मार्क ये आएगा। तो अगर आप इन सभी पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो उससे जो कर्व बनेगा उसी को हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं। यहाँ इंडिविजुअल डिमांड कर्व का सिंपली मतलब यही है कि अगर आप इस ग्राफ पर कोई भी पॉइंट डिस्कस करेंगे तो वो आपको ग्राफ बता पाएगा कि कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस पर कौन कौन सी डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करना चाहता है। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात करें या हम सिंपली डिमांड की डेफिनेशन की बात करें, उसका मतलब सेम ही है। इस तरह आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व कंप्लीट होता है। नाउ अब हम मार्केट डिमांड कर्व के बारे में डिस्कस करते हैं। मार्केट डिमांड कर्व भी मार्केट डिमांड शेड्यूल की हेल्प से बनाया जाता है। मार्केट डिमांड कर्व का डेफिनेशन है, मार्केट डिमांड कर्व रिफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसका सिंपली मतलब यह है कि जब आप मार्केट डिमांड शेड्यूल का यूज करके उस शेड्यूल की हेल्प से जो ग्राफ बनाते हैं उस ग्राफ को ही हम मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं। हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल को ऊपर डिस्कस किया था। आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल वही सेम रहेगा। आपकी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी होगी 1 2 3 4 और आपकी क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी होगी 9 7 5 3। यहां पर हम मार्केट डिमांड शेड्यूल की हेल्प से भी मार्केट डिमांड कर्व को प्रिपेयर करेंगे। जब आप मार्केट डिमांड शेड्यूल को यूज करके मार्केट डिमांड कर्व बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह दिखता है। इसी कर्व को हम मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको याद रखना है, विच इज मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर। अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखें तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व से मार्केट डिमांड कर्व ज्यादा फ्लैटर है। इसका रीजन समझने के लिए हम पैराग्राफ देखते हैं। मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इट हैपेंस बिकॉज एज प्राइस चेंजेस proportionate change in the market demand is more than proportionate change in the individual demand। इसका मतलब यह है कि मार्केट डिमांड कर्व जो होता है वो ज्यादा फ्लैटर होता है कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइसेस में जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिमांड में जो चेंजेस हैं वो ज्यादा होते हैं। जब प्राइसेस में चेंज आता है और उससे ज्यादा चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांड में आए तो उससे जो आपका कर्व बनता है वो फ्लैटर बनता है। जैसा कि आप शेड्यूल में देख सकते हैं कि आपकी प्राइसेस जो है वो 1 करके इंक्रीज हो रही है और आपकी जो क्वांटिटी है वो 2 यूनिट्स के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रही है। तो आपके प्राइसेस में चेंज 1 का आ रहा है और क्वांटिटी में चेंज 2 का आ रहा है। इसी वजह से मार्केट डिमांड का जो कर्व होता है वो फ्लैटर होता है। तो ये आपको याद रखना है कि मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व बिकॉज एज प्राइस चेंजेस proportionate change in market demand is more than proportionate change in individual demand। और इस तरह आपका मार्केट डिमांड कर्व भी कंप्लीट होता है। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको सभी चीजें इजीली समझ आ जाए। सबसे पहले हमने डिमांड के बारे में डिस्कस किया था, जिसे हम इंडिविजुअल डिमांड भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने सीखा था कि कंज्यूमर अगर एक कमोडिटी को परचेज करना चाहता है तो उस कमोडिटी की डिफरेंट प्राइसेस पर उस कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटीज को अगर आप एक टेबल पे शो कर दें तो उसी को हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। एंड देन हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में डिस्कस किया, जहां पर हमने सिंपली इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ग्राफ पर पुट कर दिया और उसकी हेल्प से हमने जो कर्व बनाया उसी को हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं। देन इसके बाद हमने मार्केट डिमांड के बारे में डिस्कस किया कि मार्केट डिमांड का मीनिंग क्या है, जिसका सिंपली मतलब ये था कि अगर आप इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ देंगे तो उससे जो आपकी डिमांड आएगी उसी को हम मार्केट डिमांड कहते हैं। उसके बाद हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल को डिस्कस किया एंड देन हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल की हेल्प से मार्केट डिमांड कर्व को बनाना सीखा। और साथ ही हमने ये भी देखा कि मार्केट डिमांड कर्व ज्यादा फ्लैटर होता है कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइसेस में जो चेंज आता है
उससे ज्यादा चेंज आपकी क्वांटिटी में आ रहा है। तो अगर आपकी क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आएगा कंपेयर टू प्राइस, तो इस सिचुएशन में आपका जो कर्व होगा वो ज्यादा फ्लैटर होगा। तो यहां तक आपका डिमांड, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व कंप्लीट होता है। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के अंदर हम सिंपली स्लोप ऑफ डिमांड कर्व को किस तरह मैथमेटिकली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या किस तरह उसे इक्वेशन में शो कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप्स डाउनवर्ड, इंडिकेटिंग नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब यह है कि डिमांड कर्व जो होता है वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो डिमांड कर्व शो कर रहा है कि आपकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपका जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो जब एक डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो वो इंडिकेट करता है कि यहां पर आपकी प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशन है वो इनवर्स है, जिसे हम नेगेटिव और इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। यहां पर नेगेटिव और इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब यह है कि अगर आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्वांटिटी कम होगी और अगर आपकी प्राइसेस कम होंगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। तो अगर आपको डिमांड कर्व को इक्वेशन में पुट करना है तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज एस्टिमेटेड एज नेगेटिव चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q। यहां पर आप स्लोप ऑफ डिमांड कर्व को इक्वेशन में इस तरह पुट कर सकते हैं। आप नेगेटिव साइन लगाएंगे एंड देन आपकी इक्वेशन आएगी चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q। चेंज इन P का मतलब चेंज इन प्राइस है एंड चेंज इन Q का मतलब चेंज इन क्वांटिटी है। देन आगे पढ़ते हैं। इट शोज द रेशियो between change in price corresponding to a unit change in quantity demand of a commodity। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की जो आपकी इक्वेशन है वो आपको रेशियो को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। यहां पर आपको ये रेशियो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी अगर प्राइस में चेंज आता है तो उससे क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा। जब आप प्राइस के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी में चेंज देखते हैं तो उस रेशियो को ही हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कहते हैं। साथ ही आपको नेगेटिव साइन के बारे में भी याद रखना है। Negative sign indicates the inverse relationship between price and quantity demand of a commodity। कि आपका जो ये नेगेटिव साइन इक्वेशन के आगे लिखा हुआ है वो सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स है, यानी प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कभी भी आपको आंसर नेगेटिव में नहीं लिखना है। नेगेटिव साइन सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में रिलेशन इनवर्स होता है। इस तरह आपका स्लोप ऑफ डिमांड कर्व भी कंप्लीट होता है। यहां पर आपको स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के बारे में अच्छे से याद रखना है कि इस इक्वेशन में हम नेगेटिव चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q से इंडिकेट करते हैं। और इस तरह आपके इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर इन कॉन्सेप्ट्स में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ पार्ट नंबर 2 में हम डिमांड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस ईट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, and click on bell icon for daily updates. Thank you.